अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने दो चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जाबिया में बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच हो सकती है कि टीटीपी हो, बलूचिस्तान हो, या फिर आप कह सकते हो कि टीएलपी हो। टीएलपी मतलब वो लब्बैक वाली पार्टी, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीमली रिलीजियस है। मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि भाई अगर कुछ हुआ तो उसको मार दिया जाएगा अगर उसने रिलीजन के बारे में कुछ, वैसी पार्टी है। अब यहाँ पर बात ये हो रही कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे टीएलपी हो, चाहे टीटीपी हो, सारे के सारे जो है वो इंडिया से फंडेड है। भी हो भी सकता है और मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखिए इंडिया ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके स्पाइस जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो आतंकवादी नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी अवेलेबल है जो भाड़े पर मिलते हैं और आप जो कहोगे वो यहाँ पर हो सकता है। अब वो कई सारे यहाँ पर अननोन गनमैन है। वो अननोन गनमैन क्या है, कौन है? यही तो है कि उनको पैसे दो। अगर आप पाकिस्तानी 1 लाख रुपए देंगे, अब पाकिस्तानी 1 लाख रुपए मतलब इंडियन रुपीज में 33,000 ही हुए। अब इतने पैसे से वहां पर किसी को मार देते हैं। अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक बंदे को यहाँ से ट्रेन करके सब कुछ सिखाकर वहां पर भेजेंगे तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हुकूमत ये कह देती है टीएलपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो उसके सामने देना, ताकि उनको गंदा किया जाए। ये जब भी किसी को गंदा करना होता है इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया पे जरूर डाले, इंडिया पाकिस्तान में गंद कर रहा है, जारी बात है, आपका एनिमी कंट्री है, हमारा सबका एक उसने अपना स्टेटस बरकरार रखा हुआ है। अगर इंडिया टीएलपी के इन्वॉल्व है, टीएलपी में, और अगर सक्सेसफुल है तो फिर आपकी गलती है। देखिए ना, आपने अपना बॉर्डर तो खुद प्रोटेक्ट करना है। आपने दो चीजों की गारंटी बनती है, अपने आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी सिटीजन की जिंदगी और इमलाक की गारंटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडियन साजिश जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो फिर लोगों को निकाले जो जाबिया में बैठे हुए, वो नहीं निकाल सकते आप। और रेंजर आ जाना बुलाना, मसला असल में ओरिजिनल ये होता है कि आपने टावल फेंक दिया है, आपने कहा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ मिनी मार्शल लॉ ओरिजिनली। रेंजर का आना मतलब यही होता है कि वी कैन नॉट मैनेज इट, आर्मी शुड मैनेज इट। तो इन हालात पे आना मेरा मकसद है। और अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी को जॉब से नहीं निकाला गया, किसी ने रिजाइन नहीं दिया। मैं वही कह रहा था कि आपके लिए अफगानिस्तान और इंडिया नहीं, आपके लिए तो टीएलपी बहुत हो चुकी। मैं हैरान हूं इस बात पे। आप बाहर की फॉरेन फंडिंग चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चॉइस अब आप इस्लामाबाद एक लॉकडाउन में बैठे हैं, आप यरगमाल बन चुके हैं। मेरे कई दोस्त हैं बेचारे अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था, बिजनेस के लिए जाना था, कई लोग शादियों के लिए जा रहे थे, वो अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। कोई पता नहीं जाना है तो वापस किस तरह आना है, एयरपोर्ट पे हालात क्या होंगे, वहां शहर के अंदर क्या। आप अभी तक आज से अब से 2 घंटे पहले तक आपका इस्लामाबाद बिल्कुल लॉकडाउन पोजीशन में था कि लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इन हालात में मेरा मकसद है आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। और हम जैसे लोगों को यहाँ बैठ के दुख अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, मदरलैंड है, क्या करें उसका। इतना बड़ा नाजुक मसला पैदा हो गया है मुल्क में और इतनी बदअमनी का खतरा है। मजहबी जमातों ने, जो उनकी हामी मजहबी जमातें हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं वैसे, ठीक, उन्होंने हमायत का ऐलान किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और भारत में जश्न बरपा रहा। हारून साहब, सूरत हाल तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। जाहिर है भाई, कोई तो समझो, गौर करो। और आपका क्या ख्याल है, दुश्मन मुल्कों की एजेंसियां जो आराम से बैठी हुई हैं, एक अरब मुल्क होने का तो शुबह का बहुत जिम्मेदार लोग इजहार कर रहे हैं कि शुबह उन्होंने तामन। अच्छा, और जी वो तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें तो ये कहती है नून लीग के वर्कर भी शामिल हैं। अब वो उनकी लीडरशिप की मदद से शामिल हुए या अपने तौर पे
कि हुकूमत के खिलाफ एक चीज क्या हो रही इसका है। मतलब ये है कि शरपसंद अनासर की जो हम बात करते हैं उसमें शरपसंद अनासर तो शामिल होंगे ही, इसलिए कि शरपसंद अनासर को लूट मार का मौका मिले। बाकी तो हमारा हाल आप देख ही रहे हैं। वो कह रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा साहब कि कश्मीर से मशरूत है, मजाक रहा तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे फिर हारून साहब? बात है हिम्मत ही नहीं है, अखलाक की जरूरत ही नहीं है, मजाकरात करने में क्या है जी। कुरैशी साहब कहते हैं इसमें पर्दा क्या, अगर मुज़ाकरात करेंगे तो अलग ऐलान करेंगे, इसमें पर्दा कर रहे हैं ना जी। सारी दुनिया में खबरें छप रही हैं, दूसरे ममालिक के लोग उसकी तफसीलात बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर करेंगे, भाई पता नहीं क्या है भाई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप कौम को एतमाद में लेते हैं, सवाए मलेशिया के और तुर्की के, कभी मुसलमान अवाम पे कहीं एतमाद नहीं किया गया। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या जो भी सूरत हाल होगी उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर होगा। बात ये कि अफगानिस्तान के अंदर भारत का रोल क्या था, और अगर किसी को इस बात पे एतराज है कि भारत के तर्ज अमल पे हमें, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा इंडियन मीडिया देख लें कि इतना ववेला। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, ज्यादा नसीहत करने से परहेज करना चाहिए। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे खदशात हैं, हम टीटीपी के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तान हमारी जो सोच है वो हिंदुस्तान के बगैर तो मुकम्मल होती नहीं है। अफगानिस्तान से लेके बहिरा अरब तक लेके जहाँ भी हो, हमने हिंदुस्तान को ज़रूर बीच में लाना होता है। उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनको भी थोड़ा तालिबान नए आके अपना वो कंट्रोल संभाल रहे हैं, अपने मामलात सुधार रहे हैं। उनके ऊपर वो ज़्यादा कि टीटीपी का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, ये होगा, हमें थोड़ा सा वो इतना नहीं करना चाहिए। हमारा भी अक्सर दिल चाहता है कि इंडिया से कश्मीर और बांग्लादेश का बदला ले लें, मगर इसके लिए मईशत और हालात ही साजगार नहीं हो पाते, तो हम क्या करें। वैसे भी पश्तो का मुहावरा है कि थूक से पंचक्की नहीं चलती। क्या हमारा जी नहीं चाहता कि अमेरिका एक हाथ से इमदादी रेवड़ी देकर दूसरा हाथ गर्दन में डालकर जो डू मोर करवाता है वो हाथ ही मरोड़ दे। मगर फिर दरअसल वो जो सेलिब्रेशन हुई है, वो जो नक्शा खींचा उन्होंने, और अंदर से जो है वो कितना जज्बा ईमानी हमारा उमड़ रहा है, और हम कितने इस बात पर खुश हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई जहाँ के जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, वो बिल्कुल हूबहू यहाँ पे पाकिस्तान में बसने वाले 90% लोगों का जो माइंडसेट और मेंटालिटी है उनसे कितनी मिलती है। और हम तो हमेशा वैसे ही तड़पते रहते हैं कि यहाँ पर शरीयत आए और हम शरीयत नाफिज करें। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो तो आप जानते हैं कि हमारे दिल में हसरत मचलती रहती है कि हम इंडिया से भी बदला लें और हम बांग्लादेश से भी बदला लें। कि एक तो ये कि उसने अलहदा करवा दिया, दूसरा ये कि वो अलहदा हो गया, और तीसरा ये कि अब दोनों हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की करके इस वक्त तरक्की की राहों में कहीं आगे निकल चुके हैं, दुनिया की दौड़ में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और हम जो हैं वो वहीं के वहीं बल्कि उससे भी कहीं पीछे जा चुके हैं। बल्कि पूरी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टोन एज तक पहुँच सकें। तो क्या किसी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान के मुकामी सियासी हालात को तो चेंज नहीं कर दिया? ये जो है, ये तारीख जो है, ये मतलब कि 1, 2, 3 दफ़ा पाकिस्तान की 73 साल तारीख के अंदर ये हो चुका है। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली आ गई, और अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली जो आई है, उस तब्दीली का जो टोकन है वो हमें पकड़ा दिया गया। उसके लिए आपने चीन ही करनी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गई हमें और हम बड़े स्ट्रांग होते हैं। तारीख चौथी मर्तबा दोहराने जा रही। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या मैं इतनी मायूसी जो फैला रहा हूं, ठीक है, और मैं खुद भी मायूस हूं, वैसे भी बंदा बीमारी के बाद जरा कमजोर हुआ होता है ना, तो मायूसी छाई होती है यार, जिंदगी का कोई मजा नहीं है। और कोरोना के बाद तो बंदे को किसी बात का टेस्ट भी नहीं आ रहा होता। तो मैं जो इतना मायूस हुआ हूं, क्या मैं सही मायूस हुआ हूं कि जनाब ये चौथी मर्तबा फिर पाकिस्तान के साथ वही होने लगा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से फोर्स ड्राइव करके पाकिस्तान के अंदर जो ज़हनी तौर पे बांझ कौम जनरेट करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था, क्या मैं ये दुरुस्त
इसमें से डिराइव कर रहा हूँ। हम जो हम माशाल्लाह से जनरेशन्स ग्रोन अप हो रही हैं, जिस तरीके से हम उनको परवान चढ़ा रहे हैं, हमारे मदरसों की जिस तरीके से हम सेटअप हमने किया हुआ है, हम उनको मज़ीद भी तरक्की देना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको फ़ंड्स भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं हमें स्टोन एज में ले जाने के लिए। और फिर ये ख़वातीन के हवाले से जो हमारा नैरेटिव है वो तो ज़ाहिर है कि आप जानते हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर एक ऐसा नैरेटिव है कि जो बिल्कुल हमें स्टोन एज में लेकर जाए। लेकिन हम बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हम ये जो कह रहे हैं कि नहीं यकसा निसाब जो है वो तो आपको कहाँ ले जाएगा भाई, आप कहाँ, दुनिया कहाँ पहुँच रही है और आप क्या बात कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं भाई आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो है वो डायग्राम्स जो है उनको क्यों आप बुरके पहना रहे हैं भाई। यहाँ पे तो आप सोचिए ना, अपने, बल्कि मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें देख रही थी पहाड़ों के अंदर से चलते जो है पता चलता है पहाड़ों के अंदर ही एक मदरसा निकलता है और उस मदरसे के अंदर सैकड़ों बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं बैठ के। और वो उसी तरीके से जो है वो जिस तरह एक रोबोट होता है ना, वो सर हिला हिला के, रोबोट कहें क्या कहेंगे, कि जो आप एक ऐसी मशीन बना दें बस वो अपना काम करती रहे, उसी तरह सर हिला हिला के पढ़ रहे हैं। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब वो बड़े होंगे तो उसके बाद उनका काम ये होगा कि उन्होंने जैकेट पहननी होगी और कहीं ना कहीं जाना होगा और वहाँ पर जाकर आप वो खुद से स्टोन एज में पहुँच जाएंगे। वो पता नहीं किस जगह पहुँचेंगे, वो उसकी हम बात नहीं करते वरना फतवा लगने का अंदेशा है हम पे। लेकिन तो मैं ये देख रही थी कि वो तो वाकई स्टोन एज में, देखिए ना पहाड़ों के अंदर आप चलते चले जाएं। और एक चीज पाकिस्तान को देखनी चाहिए, मेरी राय है, मैं आपको दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे अमन इस्तेकाम अफगानिस्तान में हो जाए तो हमारा जो खित्ता है जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कोई इंटरकनेक्टिविटी हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में नहीं है, अफगानिस्तान की वजह से, ईरान से भी ज्यादा नहीं है, वो खुल सकती है, नए मौके आ सकते हैं, बशर्ते कि हम पुरानी सोच से थोड़ा निकलें। अच्छा। और जो मैं अब क्या इस्तिलाह इस्तेमाल करूं, जो नवाए वक्त मकतबा फ़िक्र पाकिस्तान में है और जो हमारे जहनों पे हावी रहता है जब हम हिंदुस्तान या खित्ते की बात करें, उससे हम थोड़ा हट के देखें तो वहां पे इस्तेकाम जो है वो आ सकता है। एक और चीज मैं कह दूं, जैसे हम कहते हैं ना कि वो पुराने तालिबान नहीं रहे और ये नए हैं, उसमें ये है, और हम बजा कहते हैं कि वो उनका खित्ता जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो बार बार वो कह भी रहे हैं। पहली तो ये है कि 15 अगस्त से तालिबान ने काबुल को कंट्रोल किया हुआ है और इस दौरान भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान से अटैक हुए हैं, जी। यानी वो तंजीमों का, तो इस लिहाज से अहम हो जाता है क्योंकि तालिबान ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन ज़ाहिर है अभी उनकी हुकूमत नहीं बनी है। बेसिकली वो ये हैं कि उनको इक्तसादी मदद की ज़रूरत है, लेकिन अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और अफ़गानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेबरिंग स्टेट पाकिस्तान का हमदर्द रियासत के तौर पे ट्रीट करें और ये डिस्टिंक्शन ज़रूर रखें कि अफ़गानिस्तान से एक सॉवरन स्टेट से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, चाहे वहाँ तालिबान इक़्तिदार में है चाहे कोई और इक़्तिदार में, अब तालिबान है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ जो होती हैं ना, या डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज़ जो होती हैं, वो माजी में बहुत दफ़ा इग्नोर हुई हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये जो सेंसिटिविटीज़ हैं इनका ज़रूर ख्याल वाले सही वो वाजपेयी साहब की थी, वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो, पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे, मैं व्यू। हमने जितनी इनकी चीज़ें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफ़ा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। और ये सिर्फ बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है
उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है। ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर एक आम चीज़ है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद जो भी पार्टी हारती है उसको मानने से मना कर देती है, रिजल्ट को मानने से। इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो मतलब विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा हो मतलब जनरल इलेक्शन हो, कभी भी किसी भी पार्टी ने नो डाउट दूसरी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इस इलेक्शन को मानते नहीं हैं या फिर इस रिजल्ट को हम यहाँ पर मानते नहीं हैं। पाकिस्तान में एक आम बात है। यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शायद 13 महीने वाली सरकार थी, और उस समय जब जयललिता ने जो कि उसको वो एनडीए को सपोर्ट कर रही थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी लीड था है आज भी, उसको जब सपोर्ट करती थी और उन्होंने फिर यहाँ से अपना जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया, तो उसके बाद विश्वास यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद बीजेपी को यहाँ पर अपनी मेजोरिटी साबित करनी थी, एनडीए को साबित करनी थी। एक वोट से नहीं कर पाए, वो एक वोट से हार गए। तो यहाँ पर उसी बात को डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सही, वो वाजपेयी साहब की थी। वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे। और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो। पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ही रिमेन्ड एन एक्टिव पर्सन। बड़ी अच्छी बात की आप, और मैं सबसे ज़्यादा बात, अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे। मैं व्यू हमने जितनी इनकी चीज़ें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफ़ा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। आपने लड़के उठाए हैं, उठा के उनको टॉप पोजीशन फेडरल मिनिस्टर बना दिए। वो किसी से संभाले नहीं गया, किसी सीधे मुंह से उन्होंने बात ही नहीं की। ना इकॉनमी का पता था उनको, ना चीज़ों का पता था, ना समझ थी। सो ये जो ट्रेनिंग एट जॉब हुई है इमरान खान साहब की, वो ले बैठे, इनसे तो इकॉनमी यहाँ से निकल गई थी। ये तो खुद मानते थे। बिजली गैस की कीमतें देख के IMF को अभी जो इन्होंने सरेंडर किया था, जो स्टेट बैंक वाला बिल पास किया था, जिस तरह की इन्होंने आके खुद मुख्तारी इन्होंने सेल आउट की थी, इमरान खान साहब के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। वो ठीक कह रही हैं, इनको दोबारा एक वो इंजेक्शन लग गया है कि अगर जो बिल्कुल आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो है ये तमाम हाकिश लोग हैं, वो इनको नीचे नहीं आने देंगे, बांस पे बिठाई रखेंगे कि आपने बैठे रहने नीचे, बल्कि हो सकता है मजीद ऊपर करते जाए इनको। सो इमरान खान साहब को ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि यार ये अफसोस की बात है कि हम एक ही तरह के लोग हैं, और ये ऐसा माइंडसेट क्यों है पाकिस्तान, क्यों ऐसा माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है। ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं, ये उनका मानना है। उनका ये मानना है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, अटल जी का यह मानना था उस वक्त कि मैं इस देश से छोटा हूं, मैं पार्लियामेंट से छोटा हूं। इमरान खान का यह मानना है कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बड़ा हूं, इसलिए बोला कि रफा दफा करो। स्पीकर को बोल दिया उसने, डिप्टी स्पीकर को, सूरी साहब को बता दिया, सूरी साहब ने कुछ वो पढ़ के वो चिट्ठा पर्चा पढ़ दिया, वहां पे फवाद चौधरी ने ड्रामा कर दिया, हो गया खत्म का। सो दिस इज हाउ लिटिल दे थिंक ऑफ देयर ओन पार्लियामेंट। जब आप खुद अपने पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझेंगे, फिर आप कहते हैं भारत साजिशें कर रहा है, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। अरे आपको इतना बड़ा मौका मिला अपने खुद के पार्लियामेंट की इज्जत, अपनी नेशनल असेंबली की इज्जत करने का। आप वोट की इज्जत बात करते हैं, वोट को छोड़िए ना, वो तो छोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है? पार्लियामेंट है मुल्क का, नेशनल असेंबली है। इनको इतना सुनहरा मौका मिला एक पूरी दुनिया को। हर समय दुनिया कहती थी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, आर्मी रूल है। अगर इमरान खान ये कहता कि ठीक है, आई अग्री फॉर अ वोट काउंट, शो ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैं सामने हाजिर हूंगा, मेरा टेस्ट लो। हार गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीत गया तो फिर मैं फातेह हूं। दुनिया को कितना बढ़िया मैसेज जाता कि यहां पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे रूल ऑफ लॉ है। अब लोग ये कहने लगे कि साहब जंगल है,
और इस मुल्क का पहले बेड़ा गर्क हुआ है। अपोजिशन करें, टाइट होकर करें, इन पे केसेस हैं, इनको सेटल ना करने दें केसेस। नवाज शरीफ साहब पे केसेस हैं, हमजा पे केसेस हैं, ये शहबाज शरीफ पे केसेस हैं। और हमारी किस्मत देखें, जो हमारा रोना कि इमरान खान साहब नाकामी का क्या निकला है। उस नाकामी में से वो लोग इस मुल्क के आके वजीर आजम और वजीर आला बन रहे हैं जो नैब के मुलजिम हैं और जमानतों पे हैं। इससे कोई बड़ी डिजास्टर होगी किसी मुल्क के लिए, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? कि खान साहब था ना कि आपने इस मुल्क को, चीजों को इतना आगे लेकर जाते, इतने अच्छे तरीके से आप चीजें चलाते। इमरान, इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा स्कैंडल दिए हुए, मतलब एनर्जी का आप इनसे पूछ, आमिर भाई ने, आप इसके मौजूद थे, इन्होंने दर्जनों स्कैंडल दिए चीजें उनके कान पे, बल्कि हमें उल्टा पता क्या काट दुनिया के साथ खराब किए हैं। यानी दुनिया जब हम कहते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, IMF ने वो कर्जा रोक दिया। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान अचीव क्या करना चाहते थे, क्या आपको नजर आता है, क्या वो अचीव करना चाहते थे? वो तो मुल्क का, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर चुके हैं। जहां तक हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं सर, वो पाकिस्तान के ऊपर कमेंट करते नहीं है सर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोदी सरकार की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करते सर, जब तक कि बहुत कोई बड़ी चीज ना हो जाए सर। वी डोंट कमेंट। बेसिकली क्या है कि दे डोंट, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना, आई कुड बी रॉन्ग सर, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने बात करी सर लोगों से, डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, किसी ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी ने मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोला है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस वाले, उनके रडार में पाकिस्तान नहीं है सर। उनके रडार में इंडो पैसिफिक है, उनके रडार में चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका है सर, नेबरिंग कंट्री। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए, और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है, उनपे 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। देखिए चीमा साहब, अगर इस आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद द होस्टाइल चाइना। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में, Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है। और ये जो Xiaomi जो है, इसको उन्होंने, इसका कुछ $725 मिलियन, $725 मिलियन इन्होंने चीज का लिया। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होने। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि Xiaomi वाली सिचुएशन बीच में हुई थी और तकरीबन $1 बिलियन उसका जो है 8,000 करोड़ के आसपास उसका जब्त कर लिया गया था। और यहाँ पर उसी को लेकर बात हो रही है कि अभी जो है ना वो इंडिया बटने वाली है, दुनिया अभी जो है ना दुनिया बटने वाली, इंडिया नहीं दुनिया बटने वाली है इंडिया और चाइना के बीच में। और अमेरिका जैसा कंट्रीज डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अब चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपना जो अलाइनमेंट है वो किसके साथ रखना चाहते हैं, इंडिया के साथ या फिर चाइना के साथ। और अगर आप यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करते हो तो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सिलेक्ट करोगे जिसमें यहाँ पर सरकार बदलने के बाद भी आपके साथ जो टाई अप किए गए हैं वो यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे। जबकि हम सबको पता है कि चाइना के साथ ऐसी कोई बात होती नहीं है, वो जब चाहे तब आपको निकाल सकता है। और इंडिया पहला कंट्री ऐसा बना है जिसने चाइना की एक कंपनी को यहाँ पर उसकी सारी एसेट्स जो तकरीबन $1 बिलियन की है उसको यहाँ पर सीज कर दिया है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में, Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है। और ये जो Xiaomi जो है, इसको उन्होंने, इसका कुछ $725 मिलियन, $725 मिलियन इन्होंने चीज का लिया। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए, और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है, उनपे 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। अब हुआ ये है कि एक बेसिकली जो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है,
जिसका काम ये होता है कि वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका जो है, जिसका काम ये है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको पकड़े। अब हुआ ये है कि इन्होंने Xiaomi जो कॉरपोरेशन है उसके अंदर उसकी प्रोब की और ये पता चला कि इस स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी ने इलीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी है फॉरेन एंटिटीज को। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो असर्ट करना चाह रहा है और इंडिया जैसे ना हिट बैक कर रहा है चाइना को। अगर आपको याद हो कि जब गलवान में मामलात खराब हुए, चाइनीज ने इंडियंस के फौजी मारे, इंडियंस ने चाइनीज के फौजी मारे और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीजें खराब रही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $125 बिलियन तक चलेगी। ठीक है जी। और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस के इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इंपोर्ट ज्यादा है लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई, इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही और उन्होंने हालात खराब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने। दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद हॉस्टाइल चाइना। इंडिया अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके वो उन्होंने पकड़ लिए हैं और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो पैसा है जो कि इंडियन मालियत में जैसे मैंने बताया 5500 जो है वो करोड़ बनता है, यहाँ वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 55 बिलियन रुपीस इंडिया के हिसाब से बनते हैं, पाकिस्तान के तो वो तकरीबन 110 अरब रुपया है जो उन्होंने जो है वो। अब आप इमेजिन कर लें, इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि अगर $750 मिलियन की कंपनी के एक एसेट पड़े हुए हैं तो इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और वो जो बार बार इंडिया के अंदर बात होती है कि जी जो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट बड़ी है और यही चीज है कि दैट इज फोर्सिंग चाइनीज टू बी इन इंडिया। अब ये उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी को उनका जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने ये पैसा 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज को भेजा और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स इवेजन है, जिसे वो कह लें कि इसके अलावा जो है कुछ और चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हैं उनको भी इन्होंने हिट किया। तो इंडियन जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन जो Xiaomi है इसने कोई $88 मिलियन की जो टैक्स इवेजन भी की हुई है। ठीक है जी। और जो अब ये $88 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है और उन्होंने कहा है कि ये हम जो है वो इन्होंने हमें देना था लेकिन नहीं दिया। अब जारी बात है कि ये चाइनीज के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चाइनीज इन्वेस्टर के लिए। चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो भी जिसे कहते हैं ना बिटवीन हार्ड एंड द रॉक प्लेस। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर मिसाइल्स आकर गिरे हैं। जब भी हमला होता है 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। रोज अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में स्वाय खतरात के और कुछ नजर नहीं आ रहा। 4 जवानों की शहादत हुई है और ये हमें बहुत दुख है और ये रोज होती है, ये ऐसा नहीं हो कि आज हो रही है,
हर रोज एक दो आदमी। और अगर मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी एक महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब कर लो बात। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि भी अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो बजा रहे हैं पाकिस्तान की। अब न्यूज़ आ रही है कि ईरान जो है उसने मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर फेंक दिया है। अब कुछ समय पहले इंडिया का भी ऐसे हुआ था। हालांकि इंडिया ने ये यहाँ पर ये सिचुएशन की थी कि भाई ये गलती से हो गया है, मतलब सबको पता है कि ये गलती से नहीं हुआ था। भारत का जो मिसाइल है वो पूरे पाकिस्तान में 3-4 मिनट 5 मिनट तक घूमता रहा और फिर ऐसी जगह पर जाकर लैंड किया जहाँ पर कोई रहता नहीं था। लेकिन दूर दूर जो रहने वाले लोग भी थे वो भी अपने घर में एक अर्थक्वेक जैसी फीलिंग यहाँ पर उनको फील हुई। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इंडिया ने सब कुछ चेक कर लिया कि भाई पाकिस्तान की तैयारी कितनी है। अगर मान लीजिए कि वो जो मिसाइल गई थी उसमें कोई वॉर हेड नहीं था, मतलब कोई बम नहीं था। अगर मान लीजिए कि हमने ऐसी 100 मिसाइलें छोड़ दी होती और उसमें बम लगाकर, तो पाकिस्तान सुबह नहीं देख पाता। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एक तरफ अफगानिस्तान बजा रहा है, दूसरी तरफ ईरान है, और इंडिया तो हमेशा के लिए सदाबहार मेंबर है ही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं। और तफसीली मालूमात पाकिस्तान के जो DGISPR हैं या ISPR का इदारा है वो नशर करेगा। लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन काम, ये मिसाइल्स क्यों फायर किया गया है, किसने फायर किया गया है, ये बहुत संजीदा सवाल है। नाज़रीन काम, ईरान की सरजमीन अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत जो अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था, वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहाँ से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं। इससे पहले पंजगूर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जहां का पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी दौरा किया था और ईरान के वजीर दाखिला भी हंगामी दौरे पर आए थे। उनको पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी वाज़ेह अल्फाज में कि अगर आइंदा आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान अंदर घुसकर हमला करेगा। अब नाज़रीन काम, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया, क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर यह हमला कर दे? और फिर यह सवाल बड़ा संजीदा है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी एक महीना ख़त्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। ये मुनज़्ज़म मंसूबे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की और पाकिस्तान को बदअमनी से दुचार करने की। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान के साथ बराह रास्त बात करे कि आपके पहले भी हमने आपके साथ बात की थी, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे रॉकेट फायर हुआ है जवाबी तो भी पाकिस्तान रॉकेट फायर कर दे और जिस तरह से जहां से वो फायर हुआ है वहां पर जाकर बमबारी कर दी जाए, हमले कर दिए जाए। यही जवाब है तुर्की ब तुर्की और यही ईंट का जवाब पत्थर से देने हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए। और नाज़रीन काम, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को जंग के अंदर धकेलने की साजिशें हैं, इसलिए कौम को जागते रहना चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से, वैसे तो ये सिलसिला अगर हम बात करें तो ये पहले भी था, लेकिन अब जब से तालिबान हुकूमत आई है और उसके बाद अभी लास्ट 3 मंथ्स को अगर हम देख लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लास्ट 4 मंथ्स को अगर हम देख लें तो इस हमलों में तेजी आई है। और जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवाड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। इसी तरीके से ये तसलसल के साथ ये हमलों का जो सिलसिला है ये जारी और सारी है। लेकिन अभी तक कोई ख़ास इक़दामात ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं और ना पाकिस्तान ने इस पर खुल के बात की। हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हम अफ़गान हुकूमत से राब्ते में हैं।
और दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की सपोर्ट भी हासिल है इस हमलों को करने के लिए। क्या हकायक हैं इस हवाले से, यकीनन बात करेंगे इस हमलों के हवाले से, इसके जो वजूहात हैं उस हवाले से भी यकीनन बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से, जो बाजवड़ से शुरू होता है और होता हुआ ये चागी तक हमारा और इनका ये बॉर्डर जो है ये जाता है, और तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो काफ़ी सारी खुशियां मनाई गई, और हमारे जो उस वक्त के ISI चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामी दौरे भी किए काबुल के, और ये तासुर आ रहा था कि शायद अब हालात, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। और दिसंबर में जैसे ही हमले, छोटे हमले शुरू हुए तो उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती थी कि ये अफगानिस्तान में एक्टिव है जिनकी वजह से हालात संभल नहीं पा रहे, लेकिन अब वहां पर चूंकि तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले, और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज, अगर एक रोज नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाजमी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ रहा है, और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और इसके साथ साथ खतरनाक भी। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहां से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपके एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन, ये अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, अपनी टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को, और वो प्लेन गिर जाता। पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान डायलॉग और जंगबंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। हम चूंकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब भी कभी भूखे नंगों को भी किसी से खतरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया ने जो यहाँ पर एक मिसाइल मारा था, आप मतलब इंडिया ने ऐसा कहा था यहाँ पर कि गलती से आ गया है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि इंडिया ने पाकिस्तान की यहाँ पर सिस्टम चेक की है कि भाई क्या उनके पास एंटी मिसाइल्स या फिर कहे कि इस टाइप की कोई सिस्टम है कि अगर मान लीजिए इंडिया ने यहाँ पर मिसाइल्स दागे तो इंडिया के पास जैसे S-400 है, इंडिया के पास खुद का भी एक मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है? तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं था, और इंडिया की जो मिसाइल थी वो 4-5 मिनट पाकिस्तान के एरिया में घूमती रही और फिर एक ऐसी जगह पर लैंड की जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था। अब देखने वाली बात यहाँ पर बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की मीडिया में ये बात डिस्कस होती है कि मोदी जो है आपके थप्पड़ मार कर चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इंडिया ने भले ही जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हो यहाँ पर कि भाई हमने जो एक गलती से हो गया, लेकिन सबको पता है कि ऐसी गलतियाँ होती नहीं है। अगर मान लीजिए उस पर वॉर हेड थे, नहीं मान लीजिए कि उस पर वॉर हेड होते तो क्या हालत होती पाकिस्तान की? मतलब वो सोते रहते और सुबह अगर बाहर निकलते तो आसपास सब कुछ साफ हो गया होता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। देखें, पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की ना फ़िज़ा बनाई गई। अमेरिका, इसराइल, भारत और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़।
और इस तरह बनाई गई जिस तरह ये सारे के सारे बस हमारे ही खिलाफ हैं। हम चूँकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब भी कभी भूखे नंगों को भी किसी से ख़तरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? यानी अपने आप को सबसे पहले जब आप मुकाबले में खिलाड़ी उतरते हैं तो एक दूसरे को ज़रा तोलते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये, बल्कि उसमें वेट भी होता है कि जी इतने वेट वाले का फलां के साथ लड़ाई है। और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में आलमी उसके मामे बने हुए थे इशूज़ के। भाईजान पहले अपना घर संभालें। क्योंकि इमरान खान यू टर्न लेने के माहिर हैं और उसका कोई ना कोई उनकी एक्सक्यूज़ जो है वो आड़े आ जाएगी वहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि इमरान खान के दो किस्म के बयानिया आ गए हैं। बैरून मुल्क एक और बयानिया है और अंदरून मुल्क एक और बयानिया है। अंदरून मुल्क अमरीका मुखालिफ बयानिया है। अंदरून मुल्क ये कहानी है कि रशिया से मैं तेल इंपोर्ट कर रहा था तो उस वजह से मुझे हटाया गया। अंदरून मुल्क तो हमें ये बताया जा रहा है। बैरून मुल्क वो कह रहे हैं कि रशिया से जो डील थी वो तो 7 साल पहले हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, और जो पार्ट्स का था वो तो 2008 से हो रहा था। वो क्या रहा है, पहले मैं आपको इमरान खान का एक क्लिप सुनाता हूं जो फॉरेन टीवी को उन्होंने कल दिया। वो क्या था, वॉच। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं कि मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहाँ से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपकी एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन गया JF-17 थंडर, जब आप उसके जहाज़ आप चाइना से ले रहे हैं तो उसमें रशियन इंजन्स हैं। तो ऑब्वियसली वो उस हार्डवेयर की बात करें या उस तरह की और चीज़ों की बात करें। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो गैस हमने लेनी थी ये तो 6 साल से नेगोशिएट हो रहा है, 7 साल से नेगोशिएट हो रहा है। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो कि मैं रशिया फ्रेंडली हूँ? और सारे स्टेक होल्डर्स का ये क्रेडिट है कि वो उसमें साथ थे। क्या कहा उन्होंने, दोबारा सुने। आपने सुना कि इमरान खान ने कल कैसा यू टर्न लिया। भारत की इंडिजिनसली मेड अस्त्र मिसाइल, उसको लेने के लिए, उसको एयरफोर्स और नेवी को देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,971 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट किया है वो जो कंपनी हैदराबाद की उसे बनाती है उसके साथ, उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, वो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हमारी एयरफोर्स को और नेवी को अस्त्र मिसाइल देगी। अस्त्र मिसाइल बड़े अच्छे टाइम पे आ रही है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब कोई भी मिसाइल जो 37 किलोमीटर से दूर मारती है वो उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोलते हैं। 37 किलोमीटर क्यों? 37 किलोमीटर मतलब 20 नॉटिकल माइल इसका टारगेट होता है। 20 नॉटिकल माइल विजुअल रेंज बोला जाता है। 20 नॉटिकल माइल से दूर कोई भी है उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज बोला जाता है। अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। एयर टू एयर मिसाइल का हम लोगों को फायदा कहां होगा? हमें फायदा वहां होगा जहां पर हमारे पास बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे और जाकर के उन्होंने एक F-16 गिराया, और F-16 गिराने के टाइम पर उनका भी प्लेन गिरा और वो वहां पर प्रिजनर, उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में वो छोड़ के भी आ गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को और वो प्लेन गिर जाता। बड़ी ही काबिल मिसाइल है। इससे पहले हम रशिया की R-77, R-27ER और R-27ET मिसाइल यूज कर रहे थे इसी काम के लिए, लेकिन वो मिसाइल्स अस्त्र से एक तो इंफीरियर है, दूसरा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस वॉर की वजह से ये मिसाइल जो है वहां से हम लोगों के पास डिफेंस इक्विपमेंट, उसको खुद को जरूरत है अभी रशिया को, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी भी चीजें हैं कि जब जरूरत पड़े और उस समय ना आ पाए, तो इसलिए हम लोगों ने अस्त्र मिसाइल अपने पास रख लिए और अस्त्र मिसाइल को हमने इंडक्ट कर लिए। अभी खरीदने का ऑर्डर दिया है। करीब करीब 7 से 8 करोड़ के बीच में एक मिसाइल की कॉस्ट है। और हमारी ये जो मिसाइल है ये INS विक्रमादित्य पे भी डिप्लॉय की जाएगी। दैट मीन्स
एयरफोर्स और नेवी, हम एयर से भी और नेवी से भी हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। मतलब वहां के से प्लेन उड़ेंगे तो वो भी जाकर के मार सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल मतलब हमारा प्लेन चल रहा है और प्लेन से फायर होती है, हमारे फाइटर जेट से फायर होती है। इस मिसाइल का बहुत अच्छा यूज है। ये आगे जाने के ये आगे मतलब अभी तो सुखोई पे लगी, आगे हम तेजस और MiG-29 पे भी इंटीग्रेट कर देंगे इस मिसाइल को। ये मिसाइल जो है, जो ऑर्डर आया है अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है और मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। हम लोगों का पहले से प्लान था कि हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें।